हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट यदि आपने जीके जीएस के नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए हो जाएगा सेरिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो देखिए सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को ऑप्शन डी यानी कि हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर सेरीकल्चर की अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो सेरीकल्चर में क्या होता है कि रेशम कीट पालन को कहा जाता है। तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। इसके अलावा पीसीकल्चर की अगर हम बात करें तो पीसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन कहा जाता है, यानी कि मत्स्य पालन का मतलब होता है पीसीकल्चर। और एपीकल्चर में कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। तो मधुमक्खी पालन यानी कि ये क्या है, ये बायोलॉजी की ब्रांचेज है। तो अलग अलग ब्रांचेज में जिसका भी यहाँ पर देखिए खेती की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा सब्जियों, फलों और फूलों की खेती। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। इकाई यानी कि यूनिट नहीं है। तो देखिए हमें बताना है कि ऊष्मीय ऊर्जा की यूनिट कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा देखिए किलोवाट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी वाट सेकेंड या फिर ऑप्शन डी जूल। तो देखिए इन चारों में से हमें बताना है कि तीन तो इनमें से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, एक इनमें ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो वो कौन सी इकाई नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट क्या है, इसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा को नहीं मापते, इसमें हम विद्युत शक्ति को मापते हैं, यानी कि विद्युत को मापने का ही एक यूनिट है किलोवाट। जबकि कैलोरी में कैलोरी और वाट सेकंड ये भी जूल का एक प्रकार है, और जूल इसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा को मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवाट। तो देखिए किलोवाट में विद्युत को मापा जाता है और एक हर्स पावर यानी कि एक किलोवाट में जो होता है वो 746 वॉट होते हैं। लेकिन अगर एक यूनिट की बात करें हम जिसमें बिजली का बिल आता है, तो एक यूनिट में होते हैं 1000 वाट, लेकिन एक हर्स पावर में होते हैं 746 वाट। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तब आंसर होगा 746। लेकिन एक यूनिट की बात करें जिसमें बिजली का बिल को मापा जाता है, तो एक यूनिट में होते हैं 1000 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए ओरछा में स्थित है, ऑप्शन बी उज्जैन में स्थित है, ऑप्शन सी खजुराहो में स्थित है या फिर ऑप्शन डी देवदास में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो ये तो देखिए अक्सर ज़्यादातर एस्पिरेंट को पता होता है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कौन से स्थान पर यह स्थित है, ये चारों ही स्थान मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह खजुराहो में स्थित है। बहुत ही फेमस वहाँ का ये मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। तो देखिए इसका जो निर्माण कराया गया था वो यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था, यानी कि खजुराहो में स्थित यह एक सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंदिरों से रिलेटेड, अक्सर यानी कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है। तो देखिए अलग अलग शहरों के अलग अलग उपनाम होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो महलों का शहर जो कहा जाता है वो कोलकाता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता।
लेकिन जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, और 7 टापुओं का नगर ये मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति के क्लीनर्स यानी कि सफाई कर्मी इनमें से कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए उत्पादक या उत्पाद है, ऑप्शन बी विघटक, ऑप्शन सी कंज्यूमर्स, या फिर ऑप्शन डी मांसभक्षी। तो इन चारों में से देखिए ये भी हाल ही में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इन चारों में से कौन सा है जो कि प्रकृति के क्लीनर्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विघटक को क्या कहा जाता है कि प्रकृति के इनको क्लीनर्स कहा जाता है। जबकि देखिए उत्पाद तो क्या होता है जिसमें उत्पादन होता है, और कंज्यूमर हम सभी कंज्यूमर में आते हैं जो कि हम दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और मांसभक्षी यानी कि जो मांस खाते हैं। तो विघटक या इनको हम अपघटक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रकृति के सफाई कर्मी के नाम से जाने जाते हैं, इनको सफाई कर्मी कहा जाता है। क्योंकि ये देखिए बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें देखिए जीवाणु भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, कवक, प्रोटोजोआ। ये क्या करते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड तोड़ देते हैं, यानी कि उसका विघटन कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से ये तोड़ देते हैं, उसका डिकम्पोजर ये कर देते हैं विघटक। तो इसीलिए इनको प्रकृति के क्लीनर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1912, या फिर ऑप्शन डी 1924। तो देखिए किस सन में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अच्छे सवालों में ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि तिथि जो होती है ना वो अक्सर भूल जाते हैं, ज़्यादातर तिथि याद नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1924 ईस्वी में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और ये देखिए फ्रांस के शोमानिक्स एक शहर का नाम है, ये जगह का नाम है फ्रांस में। तो वहाँ पर शोमानिक्स में इसका पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था, और भारत इसमें शुरू में शामिल नहीं हुआ था, यानी कि 1924 से भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। भारत इसमें जो पहली बार शामिल हुआ था वो सन 1964 ईस्वी में भारत ने इसमें पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में कब हिस्सा लिया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1964 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली बार भारत ने 1964 में शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 7वां क्वेश्चन है, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 मई, या फिर ऑप्शन डी देखिए 22 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए। तो ये तो देखिए स्टैटिक जीके का ये भी पार्ट है एक। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस की, तो वो अमेरिकी सीनेटर जो कि जिनका नाम है जेराल्ड नेल्सन, इन्होंने 1970 ईस्वी में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में भी काम किया था। तो इन्होंने ही क्या किया था, इसकी स्थापना की थी कि हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 8वां नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए ये यानी कि ये केमिस्ट्री का एक सवाल है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ऑप्शन बी लोहे का चुंबकीकरण, ऑप्शन सी मक्खन का खट्टा होना, या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम तार का गर्म होना। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन हम उन्हें कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ बदलने के बाद, मान लीजिए कोई पदार्थ है वो बदलने के बाद वापस से जिसको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता जो कि वो पहले था। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को यदि आप बर्फ़ फ्रिज में रख दो तो वो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उस पानी को वापस से, जैसे वो बर्फ़ बना तो बर्फ़ से वापस से उसको पानी बनाया जा सकता है। यानी कि ये क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ये क्या है, एक केमिकल चेंजेस नहीं है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे मान लीजिए एक अंडा है, यदि अंडे को उबाल दिया जाए तो उबालने के बाद वापस से उस अंडे को वैसा नहीं बनाया जा सकता जैसे कि वो पहले था। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। या मान लीजिए जैसे मोम है, मोम अगर जल गया, मोम जल गया तो वो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर मोम पिघल गया, मोमबत्ती मान लीजिए पिघल गई तो वापस से उसको बनाया जा सकता है, लेकिन जलने के बाद उसको
वापस से नहीं बनाया जा सकता। या मान लीजिए दूध है, दूध से दही अगर जम गई तो उस दही को वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन वही होता है जो वापस से अपनी उसी फॉर्म में ना आ सके जो पहले फॉर्म उसकी थी। और भौतिक परिवर्तन हम उनको कहते हैं जिनको वापस से चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पानी भाप बन करके उड़ गया, तो उस भाप से वापस से पानी को बनाया जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है, यानी कि ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि हमसे पूछा गया कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मक्खन, देखिए मक्खन का खट्टा होना यहाँ पर इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सभी ये फिजिकल चेंजेस है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, तो गर्म होने के बाद वापस से वो ठंडा हो सकता है, लोहे का चुंबकीकरण, और CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस है। जबकि यहाँ पर मक्खन का खट्टा होना, यदि मक्खन खट्टा हो गया तो वापस से उसको वैसा नहीं बनाया जा सकता जैसे कि वो पहले था। तो ये भी एक क्या हो गया, केमिकल चेंजेस यहाँ पर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में कहलाते हैं। लेकिन देखिए इसमें पदार्थ परिवर्तन के बाद अपनी मूल स्थिति में नहीं आ सकता। जैसा पदार्थ वो पहले था वैसा अब वो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक आलू है, यदि आलू को आपने उबाल दिया तो उबला हुआ आलू पहले जैसा था वो वैसा अब नहीं रहेगा, यानी कि वापस से उसको वैसा नहीं बनाया जा सकता कि जैसे वो पहले था। तो वो क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। यानी कि ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवन पर यह बुक आधारित है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, इनकी यह आत्मकथा है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, और यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो ये देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। टोटल 10 ही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन तो हमने इस वीडियो में कवर किए, लेकिन जो फैक्ट के साथ हम क्वेश्चन को कवर कर रहे तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन की एवज में आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करने को मिलेंगे, और बहुत ही कम समय में आपका GK का अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तवा बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बांध से रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। ऑप्शन ए गुजरात में यह स्थित है, ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो तवा बांध देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में तवा बांध स्थित है, और ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम खुद तवा है। तो तवा नदी पर ही तवा बांध को बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। नर्मदा नदी देखिए अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी सहायक नदी हो जाएगी तवा। तो देखिए सहायक नदी तवा किसकी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, और इसके ऊपर ही तवा बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो जो भी अरब सागर में जाकर के नदी गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये थे 10 क्वेश्चन। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।